सन 2014 में जब बड़े भाई साहब की वजह से फैक्ट्री का प्लान बना, तो 2014 से वायर्स एंड केबल्स के बिजनेस में मैं आ गया और तब से उस बिजनेस संभालता हूँ, अपने प्लांट को संभालता हूँ। और एक बिजनेसमैन वर्ड पीछे लग गया ना, देखा जाए तो बहुत ज्यादा मेहनत मेरे उसमें नहीं है, वो सारा योगदान जो है बड़े भाई साहब की मेहनत का नतीजा है। कि मैं कहता हूँ कि सही फैमिली एक अच्छी आपके पास होना, ये भी बड़ी बात होती है। अगर आप अच्छे माहौल में हैं, अच्छे परिवार में, तो भी कई बार आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाती है। वैसी उसी कैटेगरी में भी आता हूँ। लेकिन अगर किसी कारण से आपके पास ऐसा नहीं है, तो आरसीएम परिवार आपके पास आ चुका है ना। आरसीएम परिवार में आपकी अपलाइन के रूप में एक अच्छा भाई, अच्छे माँ बाप, अच्छा परिवार आपका है, इसको महसूस करना पड़ेगा आपको। बहुत से लोगों को लगता है जीतू भाई तो लकी इंसान है, मगर अगर आपके जीवन में आरसीएम है तो दो शब्द आता है ना, एक तो सौभाग्यशाली होना और एक परम सौभाग्यशाली होना। तो फैमिली परिवार की तरफ से कुछ मिल जाना तो अच्छी बात, सौभाग्य की बात है। लेकिन जिसके जीवन में आरसीएम आ चुका है, और आरसीएम में भी आपकी अपलाइन में तेज बहादुर तिवारी जैसी अपलाइन अगर आ चुकी है, तो ये परम सौभाग्य की बात है ना। ये बहुत काबिल तारीफ चीज है, क्योंकि अपने दम पर सेल्फ डिपेंडेंट होकर बिना किसी डिमांड के अपनी पूरी टीम को हैंडल करना, ऐसे लीडर्स ना के बराबर मेरे सामने तो है ना। मैं जहाँ मेरा जो अनुभव 10 सालों का है और पार्ट 1 का भी कुछ अनुभव मेरे पास है, तो जो किसी कैटेगरी में तेज बहादुर जी आते हैं, उस जगह को मैं अगर वॉच करता हूँ, देखता हूँ, तो ऐसे लीडर मैं 1% भी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना के बराबर होते हैं, है ना। मैं 1% में भी नहीं जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सीधी सी बात है कि ना के बराबर होता है ना, होते ही नहीं मेरे हिसाब से। बहुत ही रेयर है ना, चांस कम होता है ना। बहुत ही रेयर इंसान ऐसा मिल सकते हैं जो इस कैटेगरी में हो, और उसके उनके साथ अगर आप सब काम कर रहे हैं, तो आप बहुत परम सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। क्योंकि अगर आपके अपलाइन में तेज जी हैं, राम सब्र जी, पूरी टीम जितनी आपके अपलाइन आती है, क्योंकि अगर सही गाइडेंस आपके ऊपर बैठा है तो पूरा परिवार अच्छा ही होगा, देखिए, है ना। अगर आप तेज जी की टीम में आते हैं, इसका मतलब है कि पूरी टीम का संस्कार जो बहुत बेहतर ही होगा, क्योंकि गाइड वो कर रहे हैं। और जो इंसान बीच में मस्ती कर रहा होगा, वो तो मान लो खुद उंगली करने वाला इंसान होगा, तो उसे हम कुछ नहीं कह सकते ना, पर वो अपनी तरफ से मस्ती कर रहा होगा, हालांकि बाकी पूरे परिवार का एजुकेशन सेम जा रहा होगा। तो आप भी परम सौभाग्यशाली इंसान के आपके जीवन में आरसीएम है, और उसके बाद भी तेज बहादुर जैसी अपलाइन आपके पास है। उसके बाद राहुल सर जैसी शख्सियत आपकी अपलाइन में आती है, जो मेंटरिंग करती है, गाइडेंस करती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं ना। तो आप अभी अपने आप को लकी, ये सबसे की आवाज बीच में शायद आई, कुछ कह रहे हो तो चले, क्योंकि यहाँ शायद माइक अनम्यूट का ऑप्शन सभी के पास खुला हुआ होता है इस मीटिंग में, इसलिए ऐसा हो रहा है यहाँ पे। तो कोई दिक्कत नहीं, धन्यवाद जो भी आपने कहा। मैं अगर मुझे कुछ मैसेज देना हो तो मुझे रेज हैंड में बता दीजिएगा। पर जहाँ मैं था, मैं एक बात बोलता है बचपन से तेज जी, कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, बचपन से बोलता है वो ना। क्योंकि धरती पे 2 पैरों पे आ गया हूँ, तो इससे ज्यादा लकी और क्या लूंगा मैं बाकी सब तो एक्स्ट्रा बोनस है। मैं कहता हूँ इस धरती पर हम सब अगर 2 पैरों पर आ गए हैं, सुनने देखने की क्षमता हमारे पास, समझने की दिमाग की क्षमता हमारे पास है, तो इससे बेहतर, इससे लकी इंसान कौन होगा ना। अगर हम लकी नहीं होते तो 2 की बजाय 4 पे होते ना, 4 पैरों पर होते, तो हम थोड़े सा अनलकी कहलाते हैं कि चलो हम कुछ कहना चाह रहे कुछ बोल नहीं पा रहे। लेकिन हम 2 पैरों पर हैं, जुबान हमें भगवान ने दी, बोलने की क्षमता हमको दी है, दिमाग दिया सोचने समझने की, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की पावर हमें दी है। ये सारी चीजें हमारे पास, हम लकी नहीं तो और क्या है। अब आगे की यात्रा हमें तय करनी है ना, छोटी सी जिंदगी है, बहुत सारे हादसे आजकल हमारे सामने हो रहे हैं। परिवार बड़ा है हमारा आरसीएम का, इसलिए हादसे ज्यादा नजर आते हैं हमको आजकल ना, कोई चला गया, ऐसा हो गया। अब लेटेस्ट में हमारे बीच में गए अरविंद साकी जी, है ना, क्या सिखा गए कि भाई चाहे कितने भी कम समय जीवन में आपने बिताया, लेकिन करोड़ों लोग दिलों में राज करके चले गए ना। पूरा दिन फेसबुक व्हाट्सएप भरा पड़ा था उनके जाने के बाद, कोई और खबर थी ही नहीं दिन भर में ना। जहां खोलो वहां फोटो, जहां खोलो वहां फोटो, जहां खोलो वहां फोटो, है ना। ये क्या था, लर्निंग था। और सतीश पंडित जी की बात मुझे यहाँ पर याद आती है कि मौसम अच्छा है उसका लाभ लीजिए, मौसम अच्छा ही रहेगा गारंटी नहीं है। आज आपका जीवन सब अच्छा चल रहा है ना, जो आज आप कहते हो ना बहाना बनाते हो, टाइम नहीं है, समय नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो भैया ये बहुत गलत है। आज अगर आप बहाना बनाते हुए जीवन से चले गए बिना कुछ किए, तो आगे की जो पीढ़ियां आपकी है ना, वो जिंदगी भर पछतावा ही करने वाली, रोना ही रोना है उन्हें। पर आज अगर आपने काम करके मेहनत करके कुछ हासिल करके दुनिया से अगर आप जाते हैं,
तो आपका पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा देश आपको याद करने वाला है। बहुत बड़ा अंतर है इसमें। तो आज का समय व्यर्थ मत करिए, जितना समय मिलता है आपको, है ना। मुझे नहीं लगता कि टाइम की लिमिट या टाइम कम ज्यादा होता है। टाइम सबके पास होता है, करने की इच्छा केवल होनी चाहिए। समय सभी के पास होता है। मैं मोबाइल देख लेता हूँ सभी का। अगर आपके मोबाइल में व्हाट्सएप है, आपके मोबाइल में फेसबुक है, आपके मोबाइल में कोई यूट्यूब के नाम का चीज आता है, आप टिकटॉक को चलाते हो या कुछ और भी जो ऐप बहुत चलाते हो, गेम खेलते हो, उसमें आप इतने सारे ऐप अगर आपके पास हैं, इसका टाइम है आपके पास। अगर आप सच में बिजी इंसान होते तो ना फेसबुक चलाते ना व्हाट्सएप चलाते आप। चलो व्हाट्सएप तो जरिया है सोशल मीडिया का हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का, लेकिन फेसबुक क्या काम है आपका? कोई काम नहीं मेरे ख्याल से, खाली प्रमोशन होता है ना, फोटो मीटिंग के डाल दिए। तो अगर हमारे पास दुनिया भर के ऐप मोबाइल में है तो आप फ्री इंसान हो, मैं कहता हूँ, है ना। मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा जी, उसमें बता एक लड़की छोटी सी थी, क्या बोल रही थी कि आज के डेट में समझ ये नहीं आ रहा मुझे कि डेटा फ्री है कि मैं फ्री हूँ। 2 लाइन का वीडियो था, इतना मुझे यहाँ क्लिक हो गया। इतनी बड़ी और सही बात बोल के चली गई ना ये बच्ची कि आज के डेट में डेटा फ्री है कि हम फ्री हैं। उस सोचने वाली बात है ना। तो जवाब आता है कि हम फ्री हैं भैया। अगर हम फ्री नहीं होते और डेटा किसी काम का नहीं होता ना, तो हम फ्री बैठे हैं तभी डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, दुनिया भर का डेटा। तो साथियों, मेरी बातों के बीच में बता दिया मैंने कुछ बातें आपको। तो दुकान चलाई, बिजनेसमैन हो गया मैं, दुकान आज बिजनेसमैन कहलाता हूँ। लेकिन इसके साथ में आज से 10 साल पहले अप्रैल 2014 में मैंने स्टार्ट फॉर्म भरा था जबरदस्ती आरसीएम का। अच्छी इच्छा से नहीं भरा था, जबरदस्ती भरा था। लेकिन कुछ महीने बिताने के बाद 2015 में मैंने काम स्टार्ट किया और आज पूरे 10 साल लगभग पूरे हो चुके हैं इस काम को सीखते हुए, समझते हुए, आगे बढ़ते हुए। आज भी स्टूडेंट हूँ मैं आरसीएम का, लगातार इसको सीख रहा हूँ। ये मेरी थोड़ी सी यात्रा है। इस यात्रा में चलते चलते गीता मैम एक बात समझ में मुझे आई कि हम सभी के हाथों में पावर है ना। जैसे मैं कहता हूँ पावर इन योर हैंड। जैसा मैंने पहले ही कहा ना कि भाई आना मेरे बस में नहीं था, जाना मेरे बस में नहीं है, लेकिन बीच में क्या है, कुछ चीज मेरे हाथ में जिसे मैं पावर कहता हूँ ना। हम सभी के हाथों में पावर है जिसे मैं कहता हूँ ड्रीम्स, जिसे हम कहते हैं सपना, है ना। हर व्यक्ति के भीतर एक बीज होता है सपने के रूप में, और उस सपने को जो पहचान गया, उस सपने को जो जिंदा रख पाया, उस सपने जो काम कर पाया, वही कामयाब था। अगर हमने अरविंद जी का कल हम सब 4 बजे की मीटिंग में थे, श्रद्धांजलि वाले प्रोग्राम में, उसमें एक ही बात सामने आई बार बार हर लीडर की जुबान से कि अरविंद जी का सपना था कि न्यूट्रीचार्ज जो ब्रांड का वैल्यू है वो 5,000 करोड़ तक पहुंचाना था। उनका सपना कितना? 5,000 करोड़ की कंपनी बनाना न्यूट्रीचार्ज को। ये क्या है? तो अरविंद साकेत जी के अंदर क्या था? एक ड्रीम था, अभी भी है। मैं कहता हूँ भले चलेगा, हमारे नजरों में है। अगर हम जिंदा हैं तो न्यूट्री आगे बढ़ेगा और न्यूट्रीचार्ज को 5,000 करोड़ हम पहुंचाएंगे मिलकर सब लोग। पर सपना किसने देखा? एक व्यक्ति ने देखा। उसने दिन रात काम किया। जो संजीव गोयनका जो एग्जाम्पल दिया, मैं बहुत स्तब्ध था। इंसान 3 बजे तैयारी करके अपने कमरे में जाता है। सोच कर देखिए ना, एक व्यक्ति पूरी मीटिंग की तैयारी कर रहा है, नॉन स्टॉप फील्ड पे लगा हुआ तैयारियों में, और तैयारी करने के बाद 3 बजे डॉक्टर कपिल कपूर ने बताया कि वो मेरे कमरे में आए, मुझे लगा हम अब सो जाएंगे थोड़ा टाइम तो सो उठेंगे सुबह, लेकिन वो बंदा वॉशरूम में गया, नहा धो के निकला बाहर ना, हाथ मुंह धो के निकला नहीं, वो नहा धो के निकला, गले में टाई लगाया, सूट पहना और फिर बोलता चलो, है ना। तो कपूर जी बोलते सर जी क्या हो रहा है ये, अभी सो थोड़ा 5 मिनट तो रेस्ट कर लो। बोलता अगर मैं रेस्ट करूंगा, है ना, अगर मैं रेस्ट करूंगा तो 5,000 करोड़ तो कैसे पहुंचेगा, है ना। यानी इंसान नॉन स्टॉप काम कर सकता है ना। कब काम करता है? जब उस चीज उसके माइंड में सेट होती है ना। अभी हमें सुबह बहुत से लोग उठ नहीं पा रहे हो, रीजन एक ही है ना। रीजन क्या है कि अपने यहाँ पे सेटिंग छोटी, कम मतलब छोटा सपना में कहता बस, और कुछ नहीं। अगर ड्रीम बड़े होते हैं हमारे तो नींद शायद ऐसे भी नहीं आती। अगर मुझे नींद आ रही है, सिंपल सा लॉजिक उसका ये होता है कि भैया सपने छोटे हैं, डिमांड ज्यादा है नहीं अपनी, जो चल रहा है चलने दो, इतने में काम चल रहा है हमारा ना। इतनी सोच हमारी हो सकती है। अगर आपके दिल दिमाग में कुछ एक बड़ा ड्रीम घुस जाए, है ना, इमोशनल ड्रीम हो, प्रोफेशनल ड्रीम हो, घर का कुछ हो, तो ये चीजें आपको जगा सकती है आराम से ना, वो सोने नहीं दे सकते आपको। और सपने की जो बात मैं करता हूँ लोगों से, अगर मैं एग्जांपल दूं कुछ आपको, आपकी ड्रीम लिस्ट तो यही होगी ना,
काली मिट्टी में दिखाया जाता है ना कि पैसा आपके पास ठीक ठाक हो, गाड़ी अच्छी हो, कार अच्छी हो, घर अच्छा हो, है ना, टाइम की फ्रीडम आपके पास हो, बच्चे अच्छे एजुकेशन ले, है ना, हमारी वाइफ के पास, पत्नी के पास, सबके पास अच्छे गहने वगैरह हो, है ना, है ना। ये क्या है, सपने सभी के A to Z, एक दो नहीं, जितने लोग दुनिया में पैदा हुए उनके दिल दिमाग में बात तो कभी ना कभी थी, लेकिन समय के साथ उसको क्या हो गया, धूल मिट्टी चढ़ गई ना। जब उसे लगा कि मैं ये पूरा नहीं कर सकता, पहली बार जब जॉब पे लगता है इंसान, सैलरी हाथ में आती है तो क्या लगता है, इस सैलरी से तो ये वाली बाइक तो नहीं आ सकती, ये वाली कार तो नहीं आ सकती, ये ज्वेलरी नहीं बन सकती। और जब बात एक बार, दो बार, तीन बार गुजरती है, महीने 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 महीने, 2 4 5 साल में इंसान मैच्योर हो जाता है ना, पक जाता है, वो पक जाता मतलब क्लियर हो जाता है कि ये इस काम से चीज होने वाली नहीं है। और ये एक सेटिंग बन गई, सब माइंडसेट कहते हैं। वही हाथी वाली कहानी ना, बच्चा था तो जंजीर से बांधा गया उसको, बड़ा हो गया तो रस्सी से बांध दिया। ताकत उसके अंदर है पर वो भूल गया कुछ सालों के अंदर ना कि मेरे अंदर पावर बहुत ज्यादा है, वो भूल गया कि हाँ मैं इसको तोड़ सकता हूँ। हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है कि हमने जब लॉक किया अपने माइंड को 1 साल 2 साल 3 साल, बड़े होते होते क्या हो गया, सेटिंग परफेक्ट एकदम पक्की हो गई, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये दुनिया बोलती है ना भाई तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं होगा, ये हम सुनते हैं बचपन से। और नहीं नहीं सुनते सुनते हमारी सेटिंग इतनी मजबूत हो गई है ना कि हम सच में क्या बोलते हैं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन दुनिया में जितनी चीजें बनी हैं, बनाई इंसानों ने है, जितने आलीशान घर होंगे, आलीशान सुविधाएं होंगी, किसके लिए बनी है, तो जवाब हमारे लिए बनी है। बनाया किसने, हम लोगों ने ही बनाया। तो हासिल भी कौन कर सकता है, हम ही लोग कर सकते हैं, है ना। हमारा जीवन प्रोग्रेस के लिए हुआ है। जब से पृथ्वी बनी है, धरती का निर्माण हुआ है, तब से आज तक क्या हो रहा है, जवाब है प्रोग्रेस हो रही है। कोई चीज रुकी है कि आज तक, जवाब है नहीं। पहले मिट्टी का रोड था, सीमेंट का हो गया, डामर का हो गया, घर मिट्टी के थे अब पक्के हो गए, बढ़ते बढ़ते हो गए, गाड़ी आई, कार आई, है ना, बड़ी कार आई, हेलीकॉप्टर आया, प्लेन आया, क्या क्या नहीं आया, मेट्रो ट्रेन की बात है, ट्रेन लोकल थी इंजन वाली, फिर लाइट वाली आ गई, फिर अब स्पीड की ट्रेन आई, अब मेट्रो आ रही है, मेट्रो के बाद क्या आ रही है, बुलेट ट्रेन आ रही है। ये सब क्या है, ये प्रोग्रेस ही तो है। सब जगह प्रोग्रेस हो रही है, केवल हमारी नहीं हो रही है, गलती हमारी है, हम कुछ नहीं कर रहे, ऐसा हो सकता है। ये सारे सपने हम सब देखते आए हैं। तो मैंने जो सीखा अपने इस करियर में कि सक्सेस के लिए सबसे पहली जरूरत होती ड्रीम की। कोई भी इंसान अगर कामयाब होना चाहता है तो उसके पास सपनों का होना बहुत जरूरी है ना। अपने उसके पास हो या ना हो चल सकता है ना। बहुत से लोग हैं जो अपनों को खोने के बाद कुछ कर पाए क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिला वहां से। तो अपने हो या ना हो आपके पास, पर आपके सपनों का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके सपने हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो। मनोज मुंतशिर शुक्ला साहब है, गौरीगंज अमेठी जो मुंबई है इस वक्त, तो फिल्मों से नाता है उनका, उनको आप सब में से कुछ लोग जानते होंगे। उनकी कुछ लाइनें जो नीचे लिखी मैंने, बहुत मुझे पसंद है। जो वो कहते थे ना, अपने स्ट्रगल के दौरान उन्होंने कुछ कविता लिखी। उस कविता में क्या लिखा कि जूते फटे पहन के आकाश पर चढ़े थे, सपने हमारे हरदम अवकाश से बड़े थे, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। हमारे सपने अवकाश से बड़े ही होने चाहिए। अगर अपने औकात में सपने देख रहे हैं तो मतलब क्या है, आप सपना नहीं देख रहे हो ना, आपसे अपने जो लगता है ये तो कर ही सकता हूँ, बात खत्म हो गई वहीं पे। तो इसलिए हमें कभी भी अपने लिमिट से ऊपर देखना होगा सपनों को पूरा करने के लिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो जूते फटे पहनकर आकाश पर चढ़े थे, सपने हमारे हरदम अवकाश से बड़े थे, सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, जब देखा हम निहत्ते मैदान में खड़े थे, तलवार पहले टूटी फिर कट गए ये बाजू, बावजूद इसकी हम बड़ी देर तक लड़े थे, फिर भी नहीं किया था हमने जमी का सौदा, 2 4 आसमान तो कदमों में गिर पड़े थे। ये उनके पूरे कहानी जीवन का सार इसके अंदर है ना। पर हमारे लिए काम कौन सी बात कि भैया दुश्मन भी, मैंने दुश्मन मतलब मुसीबत ना, समस्या, चैलेंज, जब हम मजबूती से खड़े रहे ना उसके सामने, तो समस्या भी डर के भाग जानी चाहिए ना। एक भक्ति संसार में एक भजन सुनता हूं मैं, उसमें एक लाइन आती है जो मेरे दिल दिमाग में सेट है। कहते थे कि गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, गम यानी तकलीफ, समस्या, परेशानी, गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, पर जब पाई ना मुझ में थकान तो वो खुद थक गए। अगर आप नहीं थकेंगे ना
तो तकलीफ समस्या भी क्या हो जाएगी, थक जाएगी ना और भाग जाएगी वहां से। पर शर्त क्या है, थकना किसी को तो पड़ेगा, या तो आप थक जाओ या समस्या थक जाए ना। तो आगे बढ़ते रहिए ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सपनों के बीच में हम सबका जीवन कैसा हो गया, ऐसा हो गया ना एडजस्टमेंट वाला, समझौते वाला। आज हम सब जीवन कौन सा जी रहे हैं, इस तरीके का ना। एक बाइक पे 5-5, 6-6, 7-7 लोग, साथ कुत्ता बांध लिया, पीछे सामान बांध लिया। ये क्या है, जीवन है हम सबका, है ना। आम इंसान का जीवन यही है। मुंबई में मैं रहता हूँ, इस तरह के सीन हम मुंबई में देखते हैं ना। गांव चले जाए तो ऐसा सीन हम देखते हैं, है ना। देखिए जो भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं, मैडम जो ऊपर बैठी हैं, एक ब्रेकर आ जाए, खड्डा बीच में आ जाए तो बीवी जी है या चली गिर गई पता चलेगा भी नहीं ना। ऐसे कंडीशन में लोग गाड़ियां चला रहे हैं यहाँ पे। और इस तस्वीर जो कहीं की भी हो, मुझे पता नहीं कहाँ की है, लेकिन एक लूना है ना, बाइक भी नहीं कर सकता ऐसे में। एक लूना पे 7 लोग का परिवार, सामान, बोरिया, बिस्तर, डंडा उंडा सब साथ में। और हवलदार पुलिस इंस्पेक्टर साहब जो है वहां पे, कर्मी, पुलिस कर्मी साहब, वो शायद चालान नहीं काट रहे इनका, उल्टा हाथ जोड़े फोटो खिंचवा रहे हैं ना। सल्यूट है ना ऐसे इंसान को जो लूना पे 7 लोग साले निकल जाए। यानी जो काम एक मारुति की अर्टिगा करती है ना, जो गाड़ी आज मेरे पास है, उस गाड़ी में 7 सीट है, उस 7 सीटर गाड़ी का काम कौन कर रहा है, ये लूना वाले भाई साहब कर रहे हैं। ये एक्चुअली है, तस्वीर किसकी है, हमें देख के खुशी और हंसी आती है इस पे, लेकिन ये हमारे समझौते की तस्वीर है, ये हमारे आसपास के लोगों की जिंदगी की तस्वीर है ना। और ये दर्द वाली तस्वीर है। मुस्कान भले आती चेहरे पे, हंसी भले आती है, पर इस तस्वीर में क्या छुपा है, दर्द छुपा है ना। इस व्यक्ति को होना चाहिए था कार पर, लेकिन ये है एक लूना पर, है ना। इस तस्वीर को ही बदलने को तो आरसीएम करना है। मुंबई में लोग सपना देखते हैं अपना घर हो जाए, है ना, छोटा सा ही हो जाए, पर हो जाए। तो यहाँ चौल बहुत बनते हैं, मुंबई में बिल्डिंगें बहुत बनती है, लेकिन लोग रहते कहाँ पर है, इस तरीके के चौल सिस्टम में रहते हैं ना। छोटे छोटे कमरों में लोग बाहर छोड़ते। तो मेरा एक सवाल आपसे आज सुबह सुबह की मीटिंग में ये है, कितने लोग यहाँ बैठे हुए जो अपने सपनों के लिए जी रहे हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं, हाथ दिखा दो। यस, यहाँ पे कंचन जी का दिख रहा है मुझे, अनिल जी हैं, और बहुत से लोग। यस, धन्यवाद। सोहनलाल जी 14, 15, यस 16, चले 16, 17, 18, 19 लोग, 20 लोग, बहुत बढ़िया, थैंक यू तेज जी। अब दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो आज भी अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं ना, ऐसे कितने लोग हैं ना। ये जरूरी सवाल है वैसे, है ना। इसमें आपका हाथ खड़े होना बहुत जरूरी है ना। अब मैं प्रेजेंटेशन मोड में बहुत लोग को देख नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी संतोष जायसवाल जी, शमशाद जी, हनुमान पांडे जी, टीयू से एमपी चंद्रशेखर पांडे जी का हाथ यहाँ दिख रहा है मुझे। तो देखिए, आज भी अगर आप सपनों के लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम जवाब आता है नो, है ना। ज्यादातर जवाब क्या आता है कि नहीं, हम नहीं कर रहे। रीजन क्या है उसका, क्योंकि कोई जरिया हमारे पास नहीं था आज से पहले। लेकिन आरसीएम के रूप में, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रूप में एक मौका आपको मिला है। बाहर की दुनिया में जब तक आरसीएम जीवन में नहीं था हमारे, या मेरे भी नहीं था, तो मैं सपने देख पा रहा था, जवाब सपने देख रहा था, लेकिन पूरा कैसे करूंगा पता नहीं था। आपकी सच्चाई भी यही है, आपके अंदर भी सपना तो था, लेकिन हम पूरा कैसे करेंगे उसके बारे में पता नहीं था, जानकारी उस चीज की नहीं थी आपके पास। लेकिन आरसीएम के आने से मुझे जो लगता है, जो फर्क पड़ा हमारे जीवन पर, यही पड़ा कि हमें एक मौका मिला कि अपने उन सपनों को हम पूरा यहाँ से कर सके। और एक शायर ने अच्छी बात कही कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। ये जो यात्रा है करोड़ों लोगों के बीच में, अगर हमें कुछ अलग करके निकलना होगा तो इसी भीड़ से अलग होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कोई स्पेशल रोड आपके लिए बनेगा, स्पेशल हाईवे बनेगा, कोई स्पेशल मौका मिलेगा आपको, आपके अपलन तेज जी आपको कुछ अलग से सुविधा करके देंगे आपको ना, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है ना। आरसीएम सबके लिए सेम है, आपके अपलाइन सबके लिए सेम है, सारी सुविधाएं सबके लिए सेम है। ये आप इंतजार बिल्कुल मत करिए, कोई आएगा आपको एक्स्ट्रा आपको देकर जाएगा, वो आपको कामयाब कर देगा, है ना। महाराज जी बैठे हमारे सामने, उनके सामने बातें आपसे कर रहा हूँ। अगर किसी भी अपलाइन में, किसी भी गुरु में, किसी भी महागुरु में
ये पावर होती किसी को कामयाब करने की। मान लीजिए पंडित जी हैं हमारे सामने, महाराज जी, अगर महाराज जी हालांकि वो सबसे बड़े इस वक्त हमारे सामने वही है इस पूरे संसार जीवन में, कि उनसे बड़ा, गुरु से बड़ा कोई हो नहीं सकता। लेकिन गुरु जी हमें क्या दे सकते हैं? जवाब है ज्ञान। एक रास्ता दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, बेटा ऐसा करो ऐसा मत करो, यस या नो, है ना। क्या महाराज जी के पास ताकत है या तेज जी के पास ताकत है किसी को कामयाब करने की? जवाब आएगा नहीं। तेज बहादुर तिवारी में ताकत होती किसी को कामयाब करने की, तो सबसे पहले किसे करते पता है आपको? है ना, आप अपना नाम ले लो ना, मुझे नहीं पता। हालांकि सभी लोग प्यारे होंगे तेज बहादुर तिवारी जी के, हर अपलाइन के हर जूनियर जो बच्चे होते हैं ना, या टीम होती है, परिवार होता है, लाइफ लाइन होती है, सभी से इंसान प्यार करता है, किसी को छोटा थोड़ी है। पर अगर किसी अपलाइन में या गुरु जी में ताकत होती तो ऐसे आशीर्वाद देते, बोलता तथास्तु ना, आप रॉयल्टी हो जाओ, है ना, वो बोल देते ऐसे तो हो जाते। पर ऐसा हो सकता है क्या? जवाब है नहीं। आज राहुल कांबले जी की लिस्ट में अगर आप टॉप लिस्ट निकालो कि सबसे अच्छे, सबसे नजदीक, सबसे प्यारे लोग का नाम बताए, राहुल जी किसका नाम लेंगे? है ना, वो लेंगे, मान लीजिए सुनील दुर्गोला का सबसे पहले ले सकते हैं, है ना, मेरा नाम ले सकते हो, तेज जी का नाम ले सकते हैं, है ना, शिव सागर जी, शुक्ला जी का नाम ले सकते हैं, आपका नाम ले सकते हैं, यस या नो। लेकिन क्या उनके पास ये पावर है कि आपका नाम लेकर कामयाब करते हैं आपको? जवाब है नहीं। अपलाइन एक मार्गदर्शक है, अपलाइन एक गुरु है, अपलाइन एक गाइड है आपके पास। जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, किताब लेके एक गाइड आता है उसका, एग्जाम आने वाली गाइड पढ़ो ना ये वाली, तो इसमें नोट्स होते हैं इंपॉर्टेंट ना, सवाल जवाब, इनको उनका इस्तेमाल करोगे तो जल्द कम समय में अच्छे नंबर ला सकते हो आप। लेकिन गाइडेंस को आप अगर आप ये मानते हो कि ये मुझे कामयाब कर देगा, तो ये आपकी गलत फहमी है ना। सतीश पंडित जी कहते थे कि आपके कदमों की आहट कोई और नहीं निकाल सकता, और आपके जीवन की नाकामयाबी कोई और नहीं झेल सकता, उसे आपको ही फेस करना पड़ेगा, है ना। आपके जीवन की जो नाकामयाबियां है ना, उसे कौन झेलेगा? आपको झेलना पड़ेगा। किसी के हिस्से में 4 बार नाकामयाबी है, किसी के हिस्से में 14 बार नाकामयाबी है, किसी के हिस्से में 24 बार नाकामयाबी है। अगर नाकामयाबी की दौड़ जो है उसे फटाफट पूरा कर लोगे तो आप जल्दी कामयाब हो जाओगे। ये हो सकता है किस्मत लिखा हो गया, आपको 10 बार गिरना है और 11वीं बार आप कामयाब होंगे, पर आप पहली बार गिर के बैठ जाओगे तो 11वें का नंबर तो आएगा ही नहीं। तो कामयाब जल्दी कौन होता है पता है? जो अपनी गिरावट को फटाफट पूरा करके आगे बढ़ जाता है। जैसे सेंस का बिजनेस है, यहाँ कोई बड़ी बुद्धि आपको नहीं चाहिए, आप बहुत पढ़े लिखे हो ऐसा नहीं चाहिए यहाँ पे, है ना। ऐसा कुछ नहीं कि आप इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो तभी आप कर सकते हो। आरसीएम बिजनेस सामान्य बुद्धि का बिजनेस है। तो एग्जांपल देते थे पंडित जी हमें मीटिंग में कि एक व्यक्ति से पूछा गया सवाल कि इस थैले में क्या है, अगर आप बता दो तो इस थैले में जो केले हैं वो तेरे, है ना। सवाल ध्यान सुनिएगा, पंडित जी ने पूछा था इस थैले में अगर क्या है आप बता दो तो इस थैले में जो केले हैं वो तेरे, और अगर आप ये बता दो कि इसमें कितने हैं तो 12 के 12 तेरे, है ना। अब सुनने वाले लोगों ने मीटिंग में ध्यान से सुना और बाद में पूछा सर कुछ हिंट दो ना, तो कहना क्या है? पंडित जी ने खुद ही पहले बता दिया थैले में क्या है, केले हैं। कितने हैं? 12 हैं, है ना। सवाल में जवाब छुपा था, पर लोग सुनते ध्यान से नहीं है, समझते ध्यान से नहीं है, यानी सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते ना, वो सोचने में लग जाते हैं, विचार विमर्श में लग जाते हैं ना। सिंपल चीजें हैं, ऐसा होता है ना। तो ऐसा हम एकदम सिंपल हैं तो मान के चलिए कि कामयाबी जल्दी आ सकती है। सतीश पंडित जी ने कहा है कि भक्ति संसार में और आरसीएम में बहुत अंतर नहीं है। भक्ति की दुनिया में वही लोग कामयाब जल्दी हुए जो सामान्य बुद्धि के लोग थे, पैसे वाले लोग वहां जल्दी कामयाब नहीं हुए। आरसीएम में वही मामला है, यहाँ पे पैसा और आपकी एजुकेशन ये काम नहीं आती है, अगर दिमाग बीच में आ गया तो आप फेलियर ज्यादा होंगे। और आपके सामने भी ऐसे लोग हजारों लोग होंगे, मैं जानता हूँ, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी शुरुआत अच्छी भले हो सकती है तो कुछ समय बाद थोड़ा पीछे हो जाते हैं ना। जबकि कम पढ़ा लिखा इंसान फटाफट आगे बढ़ता है। जहां तक मैं शॉपिंग की बात करूं, बाकी सब छोड़ दीजिए आप ना। हमारे टीम में जो इंसान 1 तारीख को डायमंड क्लब करता है ना लीडर्स डे पे, या 2,500 पे भी करता है, 1,500 पे भी करता है,
इस लिस्ट को ध्यान से चेक करो, कभी आप लिस्ट बनाओ, सबके नाम के आगे एजुकेशन लिखो बस ना, कि टीम के 50 लोग में डायमंड क्लब अचीवर हैं और सबके एजुकेशन लिखो कि कौन कहाँ तक पढ़ा लिखा है, कौन किस कैटेगरी में आता है। तो मैं आपको बिना देखे दावा कर सकता हूँ, जो टॉप लिस्ट आएगी ना, ऊपर के 25-30 लोग होंगे 50 में से, वो कम पढ़े लिखे होंगे और अनपढ़ लोग होंगे। पढ़ा लिखा इंसान 2 तारीख करेगा, 3 तारीख करेगा, 4 तारीख करेगा, 10 तारीख करेगा, 30 तारीख को भी करता है ना वो। तो जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनके नाम पीछे आएंगे सर, आएंगे कम आएंगे। ज्यादातर लोग कौन रहेंगे, जिनके पास दिमाग कम है, पढ़े लिखे कम है, उनके चांस ज्यादा होते कामयाबी के। सेकंड एग्जांपल पंडित देते थे, एक व्यक्ति के कान पे पट्टी लगी थी ना, मेडिकल वाली, कान जल गया था उसका, पट्टी लगी थी। तो एक दोस्त आया उसे घर पे, उसने अचानक पूछा कि दोस्त ये कान पे क्या हो गया है ना, ये पट्टी उट्टी को लगा रखा है। तो वो बोलता है कि एक्चुअली मैं कपड़ा प्रेस कर रहा था, इस्त्री कर रहा था, जैसे देखो लकीली मेरे पास है मेरे बगल में, शायद किसी ने रखा होगा यहाँ पे, मैंने जानबूझ के नहीं रखा है इसको, ये मेरे बगल में पड़ा हुआ है ना, इसलिए कपड़े रात में प्रेस किए होंगे। तो उसने कहा कि मैं रात को कपड़े प्रेस कर रहा था और अचानक फोन का घंटी बजा। क्या बज गया? फोन बज गया। तो फोन तो हाथ में था नहीं, प्रेस हाथ में था, तो उठा के मैंने ऐसे कान पे लगा लिया ना ऐसे, तो कान जल गया। तो बोलता है अच्छा, बहुत बुरा हुआ। बोलता लेकिन एक कान पे तो ठीक है, समझ में। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जो बात मैंने कही है उसको वीडियो में दिखाता हूँ आपको ना। ना इस वीडियो में क्या है, वो कपड़ा प्रेस करने में मगन है, अचानक फोन बजा, फोन तो उठाया नहीं, कान में प्रेस लगा लिया ना। तो भैया अगर हम एक बार कान जला ले ठीक बात है, लेकिन फोन दोबारा आ जाए, फिर से कान जला ले दूसरा वाला, तब क्या है? तब हम सामान्य बुद्धि वाले इंसान नहीं है, ओवर स्मार्ट इंसान है ना। तो अगर हम ऐसी गलती नहीं करते, हालांकि एक भी व्यक्ति ऐसा बैठा नहीं होगा यहाँ पे जो इस गलती को दोहरा सकता है ना, तो अगर आप इतने सिंपल हैं, इतने सामान्य हैं, तो आप कामयाब यहाँ पे हो सकते हैं। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी भी कहे गए सपनों के बारे में ना, कि सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं ना। अगर हमारे अंदर सपने छुपे हुए हैं, तभी हम सुबह 5:30 बजे उठ के मीटिंग अटेंड कर पा रहे हैं। अगर हमारे सपने नहीं होते तो हम कहाँ होते पता है? अपने बिस्तर में ना। मैं तो अपने एसी वाले कमरे में मस्त आराम से सो रहा होता हूँ चादर ओढ़ के ना, मुझे ठंड ज्यादा लगती है, हमारे मैडम गर्मी ज्यादा लगती है, तो मुझे चादर ओढ़ के सोना पड़ता है मुझे ना, क्योंकि एसी ऑन ही रहता है, वो लेट बंद कर मतलब बंद होता है 2-3 घंटे बाद, बंद ऑटो मोड में हो जाता है, तो मुझे ठंड लगती है ना। तो सपने अगर हो ना आपके, तो चाहे पंखे में हो चाहे एसी में हो, नींद तो आती मस्त आराम से ना। सपने नहीं होंगे तो, और सपने होंगे तो चाहे कैसे भी कंडीशन आपकी है, आपको उठना तो पड़ेगा, आप उठ सकते हैं ना। और किसी व्यक्ति ने पिछले मीटिंग कुछ साल पहले, एक लेडीज मेरी मीटिंग में आई थी, उन्होंने मुझसे सवाल पूछ लिया है कि सर मेहनत कब तक करेंगे ना हम, कब तक काम करे, आखिर मेहनत कब तक करे आरसीएम में। मैंने जवाब में एक बात कही उनसे कि जब तक आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक मेहनत करते रहिए। आपकी साइन जो है ना, सिग्नेचर, वो किस में ना कन्वर्ट हो जाए, ऑटोग्राफ में। समझते ऑटोग्राफ? आज से पहले ऑटोग्राफ का जमाना था, अब सेल्फी का जमाना है ना। आप समझ लो सेल्फी का जमाना मान लो। जब तक आपका लोग सेल्फी लेना शुरू कर दे तब तक काम करते रहिए ना। अब मैं आ रहा हूँ सर्वे कि इस काम को कौन कौन कर सकता है, तो जवाब है हर कोई है ना, ऐसा कोई नहीं जो नहीं कर सकता। कैसे करना है? सबसे पहला नियम है 100% बुल्ट। अगर आप जुड़े आरसीएम, तो आपके घर में हर सामान जो हो आरसीएम का होना चाहिए। आपके कपड़े हो, आपका वॉशरूम हो, आपका किचन हो, आपके शूज हो, आपके चप्पल हो, आपका बैग हो ना, आपका ट्रैवलिंग बैग, कुछ भी है, जो चीज आरसीएम में अवेलेबल है वो आपके आरसीएम की होनी चाहिए। जो नहीं है उसके बाद अलग है। मान लो मोबाइल आज नहीं आरसीएम में, तो मोबाइल हम बाहर का ले सकते हैं, लेकिन कल को फ्यूचर में मोबाइल लॉन्च होगा, तो मैं ये नहीं कहूँ अपना मोबाइल बेच दो तुरंत, लेकिन जब भी आप नया मोबाइल लेंगे आरसीएम का लेंगे ना, ये ऐसा हमारे दिल में विचार होना चाहिए। 100% प्रोडक्ट यूज करना पहला काम है, और शेयर करना होता है। दूसरा काम होता है मीटिंग कोई भी मिस मत कर, चाहे सुबह की मीटिंग आपकी है, चाहे मॉर्निंग 7:30 प्रोग्राम वाला चलता है,
रात को 9:15 चलता है जूम प्लेटफॉर्म पे हमारे। साथ में जब जब मौका आपको हो सकता है आप एक ही मीटिंग अटेंड कर पाते हो, पर एक मीटिंग तो एक मीटिंग अटेंड करिए। साथ में जो मंथली सेमिनार है, वीकली सेमिनार प्रोग्राम आपके अपलाइन करती है आपके लोकल एरिया में, उस मीटिंग को मिस ना करिए। देखिए ये संगत समझता हूँ मैं, है ना। अब पंडित महाराज जी हमारे जो बैठे हैं सामने, हम सब वहां क्यों जाते सत्संग में? जवाब क्या मिलता है? वहां अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छा विचार मिलता है और अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, कुछ सीखने मिलता है वहां से अरबाना, इसलिए लोग वहां जाते हैं। वरना ये कौन जाए ना, भजन सुनने कौन जाए, या पाठ सुनने कौन जाए, या रामायण सुनने कौन जाए? जवाब है किसी को इच्छा नहीं होगी। पर क्यों जाते हैं लोग? क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया में बहुत कुछ, यहाँ पर जाएंगे तो अच्छा सीखने मिलेगा। और अच्छे लोग जाते हैं तो 4 को लेके भी जाते हैं फिर वहां पे। वो एक सत्संग का नाम दिया गया कि सत्संग है वहां पे ना, अच्छे लोग का साथ है वहां पे, अच्छे विचार वहां पर है, अच्छे गुरु वहां पर, अच्छा मार्गदर्शन वहां पर है। तो हमारा यहाँ पे मीटिंग सेमिनार जो होता है वहाँ क्या मिलता है? क्या हमें सिखाया गया कि दारू पियो, सिगरेट पियो, ये करो वो करो? जवाब है नहीं। यहाँ भी क्या सिखाया जा रहा है? सच बोलो, ईमानदारी से काम करो। अभी प्राणगीत लगाया गया, प्राणगीत में लाइन आती है ना कि सब काम करे अपना अपना, सब पूरा करे अपना सपना। ये कौन सिखा रहा है? हम सिखा रहे हैं, है ना। मैं खुद काम करो, अपने डिपेंडेंट रहो, अपने पैरों पे रहो। ये सब सीखने मिलता है कहाँ पर? मीटिंग सेमिनार में। और आप लगातार आते रहेंगे तो नेटवर्क में रहेंगे। जिस दिन आप मीटिंग सेमिनार से आउट हो गए, आपके फोन का टावर 0 हो जाएगा ना, फोन लगेगा नहीं। और आपका नेटवर्क 0 हो गया, डंडियां चारों गायब हो गई, इसका मतलब क्या होगा कि आप आउट ऑफ कवरेज चले गए, कामयाबी से दूर हो गए आप। कामयाबी तक जाने का मुझे सबसे सिंपल तरीका यही लगता है, संगत में बने रहो बस ना। अच्छा में बने रहोगे, आप भी राम राम बोलना सीख जाओगे, आप भी जय श्री राम बोलना सीख जाओगे, आप भी जय माता दी बोलना सीख जाओगे। कौन नहीं बोल पाता तो सत्संग में नहीं जाता है ना। लोगों के पैर छूना, बड़ों का आशीर्वाद देना कौन सिखा रहा है हमें? गुरु महाराज तो सिखा रहे ना, घर वाले सिखा रहे, बड़े लोग हमारे। तो ये सत्संग से पॉसिबल है, सही संस्कार से पॉसिबल है, परिवार अच्छा तो उससे पॉसिबल है। तो आरसीएम की मीटिंग सेमिनार को मैं सत्संग ही मानता हूँ। मैंने कभी भी आरसीएम की टिकट को, जो लगता है ना, कभी 50 रुपए लगता है, कभी 100 रुपए लगता है, कभी 150 लगता है ना मीटिंग का, मैंने कभी भी इसको टिकट नहीं समझा आज तक। मेरे लिए वो सत्संग में जाने का जरिया है टिकट, है ना। चाहे वो फ्री हो चाहे चार्जेबल हो, और मेरा योगदान है उसमें बिल्कुल ना, उस सत्संग को करने का योगदान है मेरा बस। हम भी जब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हैं तो कुछ दान पेटी में डालते, मिठाई लेके जाते, नहीं ले जाते, नारियल लेके जाते ना, पंडित जी के पैर छुएंगे, कुछ चढ़ावा देते ना उनको भी हाथों में, पंडित जी महाराज जी। ये क्या है? उसका योगदान है केवल, कि चलता रहे सिस्टम ये पूरा। तो मैं इससे सत्संग ही मानता हूँ आज मीटिंग सेमिनार को। ऐसे आप भी हो जाइए, साथ में अपना मेंटर चुनिए, अपलाइन चुनिए अपनी, और लगातार प्रयास करते रहिए ना, है ना। हमें कोशिश लगातार करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए ना। आप ऐसे भी अगर कोशिश नहीं करेंगे तो रिजल्ट क्या आने वाला? 0, कुछ होने वाला नहीं है। कोशिश करते रहेंगे तो चांस यानी पॉसिबिलिटी होती है कि हम कुछ तो हो जाएंगे। तो कोशिशों से सब कुछ पॉसिबल होता है, लगातार प्रयास सब कुछ पॉसिबल होता है। जैसा जो अक्सर मीटिंग कहता है ना कि हथौड़ी की चोट जो पत्थर पर पड़ती है, कई बार 99 चोटों से पत्थर टूटता नहीं है, पर 100वीं चोट पे पत्थर टूट जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि 99 चोटें बेकार गई, 99 चोटों में भी असर था, दिखाई खाली लास्ट में दिया 100वें नंबर पे। तो ऐसे हमारी कोशिशों के साथ भी होता है। अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो कामयाबी तक पहुंचना तय है। इस दुनिया का 7 शब्दों का सबसे ताकतवर जो शब्द है, जो सबसे हार्ड वर्किंग शब्द है, जो मेहनती शब्द है, उसे हम सक्सेस कहते हैं। और उसी की रेस लगी हुई यहाँ पे ना। जितने लोग सुबह सुबह उठे आके बैठे हुए हैं, उन सब के दिल में एक ही बात है कि मैं कामयाब होना चाहता हूँ ना। 82 लोग लगभग यहाँ जुड़े हुए भी हैं। तो हम सब के दिल में, मुझे मिला के हम 82 लोगों में इच्छा क्या है? वो है कामयाब होने की। लेकिन ये सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग शब्द है। सक्सेस कौन सा शब्द है? सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग शब्द है। और कामयाबी हार्ड वर्क से ही आती है। स्मार्ट वर्क का इस्तेमाल आप कर सकते हो, पर करना क्या पड़ेगा? हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके साथ करना पड़ेगा। तो कुछ 4 पॉइंट जो सीखे मैंने यहाँ से कामयाबी के लिए, वो ये है। सबसे पहले सख्त मेहनत करनी पड़ती है आपको। आपके अंदर उत्साह होना चाहिए, जिसे अंग्रेजी डिटर्मिनेशन कहा जाता है। पेशेंस यानी धैर्य आपके अंदर होना चाहिए। साथ में डीप नॉलेज चाहिए ना, विशेष ज्ञान चाहिए, है ना। 4 चीजें अगर हमारे भीतर हो जाए तो कामयाबी आ जाती है। हार्ड वर्क से, डिटर्मिनेशन से, पेशेंस से, डीप नॉलेज। सख्त मेहनत,
मेहनत की बात नहीं कर रहा हूँ, सख्त मेहनत, उत्साह की, धैर्य की, विशेष ज्ञान की ना। सख्त मेहनत का मतलब जो मैं समझता हूँ, आपके सामने एग्जाम्पल है, दशरथ मांझी जी को सब लोग जानते हैं, यस या नो? पिक्चर देखे लोगों ने माउंटेन मैन, क्या सीखे कि 21-22 साल लगातार पहाड़ का सीना चीरा एक हथौड़ी और छीनी के दम से, यस या नो? कोई इंसान इतना पागल भी हो सकता है कि इतना मेहनती भी हो सकता है कि 22 साल लगा दे? जवाब है यस, हो सकता है, और है, लाइव एग्जांपल है, सपना नहीं है, हकीकत है ये ना। इससे क्या हार्ड वर्क है, पंडित जी के शब्द है ना कि जब जिस्म थक जाए, मन उब जाए, उसके बाद भी चलते रहने को सख्त मेहनत करते हैं, कहते हैं। ये हमें करने की जरूरत यहाँ पर है, जिंदगी भर नहीं, कुछ साल। इस सख्त मेहनत कब तक करना है? कुछ साल करना पड़ता है बस, उसके बाद थोड़ी करना पड़ेगा आपको। मैंने आश्रम शुरू किया, शुरुआत में हम लोगों के पास जाते थे, लोग मना कर देते थे, हम टाइम मांगते थे, लोग मना कर देते थे। लेकिन आज क्या है, आज लोग टाइम हमारा मांगते हैं कि सर आप टाइम दे सकते हैं क्या, सर आप यहाँ आ सकते हैं क्या, सर हमें आपकी मीटिंग चाहिए, सर आपका सेमिनार चाहिए, आपको ट्रेनिंग चाहिए, यस या नो? तो कितना टाइम हुआ है? 10 साल मुश्किल से हुआ है। और मैं दिन में काउंट कर दूं, मैं पूरी ईमानदारी से बता दूं आपको तेज जी, 10 साल कहने के लिए हो गया ना, कि पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। दिन कितना काम किया, काम किसने किया बताओ ना सर? मैं 4 संडे काम करता हूँ मान लीजिए, और महीने में एक टूर अगर मारता हूँ, यूपी का, बिहार का, दिल्ली का, कहीं भी जाता हूँ मान लीजिए, मैं 4 दिन के लिए जाता हूँ मान लीजिए, 2 दिन जाने में, 2 दिन काम करने में, तो 4 दिन संडे, 4 दिन फील्ड वर्क है ना, टूर ट्रैवल, 8 दिन की मेहनत है पूरे महीने में, केवल 8 दिन। तो अगर 8 दिन काम किया महीने भर में, तो एक साल में कितना काम किया? 12 महीने में 12 8 96, 100 दिन राउंड फिगर मान लीजिए आप। एक साल में 100 दिन काम किया, 10 साल में कितना दिन किया? तो 1000 दिन काम किया बस। 3 साल मुश्किल से, वो मैं कहता हूँ 3 साल की मेहनत से स्टार पर जैसा लेवल मेंटेन होता है। 80,000 रुपए तक इनकम एवरेज में आती है। लास्ट ईयर जो पैसा मेरे घर में आया, 9.5 लाख रुपए आया ना। बिजनेस मैन साल के हिसाब लगाता हूँ ना, महीने नहीं लगाता मैं, तो 79,000 रुपीज पर मंथ का एवरेज इनकम आया, एक महीने का इनकम। और 80,000 कम नहीं है, 8 दिन काम करके 80,000 महीना मिले, दिन का है 10,000 रुपए, तो कम है क्या? बहुत ज्यादा है। 10,000 दिन का कौन कमाता है? बड़ा बड़ा बिजनेसमैन कमाता है ना। तो मैं दोनों कैटेगरी में आता हूँ, खुद के बिजनेस से भी कमाता हूँ, आरसीएम से भी कमाता हूँ, सेट हूँ मतलब मस्त। तो ये मेहनत हमें करनी पड़ेगी कुछ साल, 1 साल 2 साल 3 साल बस, मेरे हिसाब से। सख्त मेहनत, डिटर्मिनेशन कैसा चाहिए? दीवानगी जिसे मैं कहता हूँ ना, पागलपन जिसे मैं कहता हूँ, भगत सिंह जैसा पागलपन चाहिए ना आजादी के लिए, है ना। पूरा स्वराज चाहिए ना, पूरी कामयाबी चाहिए ना, सिर्फ थोड़ी बड़ी नहीं चाहिए, पूरी कामयाबी चाहिए। दीवानगी अपने अंदर होनी चाहिए ना, पागलपन अपने अंदर होना चाहिए, उसे मैं डिटर्मिनेशन कहता हूँ, उत्साह कहता हूँ ना। वो जरूरी नहीं शब्दों में दिखाई दे ना। कई सारे लोगों ने नाम दिया फायर ऑफ मारा सर राहुल जी को, फायर का नाम दिया जय सर को, क्योंकि उनकी आवाज, उनका स्टाइल, उनका एटीट्यूड वैसा है। पर भैया जो लोग उतना अच्छा नहीं बोलने में सक्षम है, क्या वो दीवाने नहीं है? क्या वो पागल नहीं है? जवाब है, मुझ जैसे शांत स्वभाव के लोग भी पागल हैं सर, है ना। सिर्फ बोल के नहीं बता सकते आपको, हमारे कर्मों से बताते हैं, है ना, अपने मेहनत से बताते हैं, अपनी कामयाबी से बताते हैं। तो आप भी हो सकता है शांत स्वभाव के इंसान हो, तो आप भी कर सकते हो ना। दीवानगी अपने अंदर होनी चाहिए। पेशेंस कैसा होना चाहिए, ये वीडियो तो भी दिखाऊंगा मैं आपको, लंबा वीडियो है। पर यूएसए में ना, अमेरिका में एक्सपेरिमेंट किया गया। क्लासरूम के 25 बच्चों को बिठाया गया, एक चॉकलेट दिया उनको, जिसे मार्शमैलो कहा जाता है, और बोला गया कि बच्चे चॉकलेट आपके सामने टेबल पे रखी हुई है, कमरे में आप अकेले हो, हम 2 मिनट बाद वापस आएंगे, अगर आप इसको नहीं खाओगे तो आपको डबल मिलेगी, है ना। एक रखा था, अगर आप नहीं खाओगे, इंतजार करोगे तो क्या मिलेगा? डबल मिलेगा। ये टेस्ट का जो वीडियो बनाया गया, रिकॉर्डिंग मेरे पास, आपको मैं भेज दूंगा आपको बाद में, ये आपको यूट्यूब पे जाएं और सर्च करिए ना, यूएसए सक्सेस एक्सपेरिमेंट द मार्शमैलो, और ये वीडियो मिल जाएगा आपको। तो उसमें से ज्यादातर बच्चों ने क्या किया, 30 में से 25 में से 20 बच्चों ने खा लिया, वो इंतजार नहीं किया। खाली 5 बच्चे ऐसे थे जो नहीं खाए ना, उन्होंने वेट किया, इंतजार किया कि देर से मिले पर डबल चाहिए मुझको ना। और जब उन बच्चों को 25 साल बाद, छोटे बच्चे थे एकदम 3-4 साल के, और 25 साल बाद उनको वापस चेक किया गया कि बच्चे अपने जीवन में किस क्षेत्र में हैं, कहाँ पर हैं, तो जवाब ये निकला कि जो 5 बच्चे इंतजार वाले थे ना,
जो लेट मिलेगा चलेगा पर डबल चाहिए। वो सारे बच्चे किसी कंपनी के सीईओ थे या किसी बड़ी पोस्ट पे थे, अच्छी बड़ी इनकम पे थे। अब बाकी 20 बच्चे जो तुरंत खा गए थे वो कहाँ पर थे? वो उसी कंपनी में जॉब कर रहे थे, आम इंसान थे। कहने का मतलब क्या है, अगर आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लो पे काम करें, तुरंत मिले अगर आप तत्काल सुख पे काम करेंगे तो आपको कम मिलेगा। अगर आप थोड़ा लेट ही सही पर अच्छा और बड़ा मिले, है ना, डिलेड ग्रेटिफिकेशन लो पे काम करते हैं तो देरी से मिले पर क्या मिलेगा? अच्छा और बड़ा मिल सकता है। उससे हमको मिलता है ना, हमने मेहनत की, बिना रुके काम किया, तो आज क्या है? आज कुछ नहीं तो 80,000 महीने का तो है, छोटा थोड़ी है, बड़ा अमाउंट है। जिन्होंने छोड़ दिया आरसीएम 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, उनका क्या हाल है आज? वो आज भी 25,000 की नौकरी में खुश है, 15 की नौकरी में खुश है। क्या मिल रहा है? जवाब है कुछ नहीं, ठेंगा मिल रहा है ना। तो मेहनत का नतीजा है ना, धैर्य का नतीजा है। साथ में क्या चाहिए? डीप नॉलेज, विशेष ज्ञान जिसे हम कहते हैं ना। सतीश पंडित जी का शब्द है, किसी भी फील्ड में कामयाबी ज्ञान से नहीं आती, विशेष ज्ञान से आती है ना। अगर आप विशेष ज्ञान लेंगे तब आप कामयाब होते हैं ना। क्रिकेट में अगर इस व्यक्ति को भगवान कहा गया, गॉड ऑफ क्रिकेट क्यों कहा गया? इसके पास विशेष ज्ञान था सर ना। और हर व्यक्ति ऐसा ही है। तो आपको यहाँ पे डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी। एक कहानी सुनाऊं, छोटी सी एक स्टोरी है। स्टोरी मतलब थोड़ी हंसी मजाक वाली है, आपको मजा आएगा। मैंने कहा कि डीप नॉलेज चाहिए ना, विशेष ज्ञान चाहिए। लेकिन हमारे साथ क्या है, हम सब ज्ञानी लोग हैं ना, हमारे पास ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है पता है? एक स्कूल के टीचर ने एक बच्चे से, हिस्ट्री वाले टीचर ने बच्चे से पूछा कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई? तो बच्चे का जवाब था उसके आखिरी युद्ध में, है ना। आप सुनिए गौर से, ये ज्ञान है। दूसरे टीचर जनरल नॉलेज वाले आए, उन्होंने पूछा बच्चे से गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो बच्चे ने जवाब क्या दे दिया? उनके जन्मदिन पर ना। तीसरे सब्जेक्ट के मैथ्स के टीचर आए, उन्होंने पूछा बच्चों से, अगर 6 आम आपको दिया जाए और 20 लोगों में बांटना हो ना, 20 लोगों को देना हो, तो कैसे दोगे? उसने कहा मिल्क शेक बनाऊंगा और सबको थोड़ा थोड़ा बांट दूंगा ना। सोचे दिमाग, ये हम सबका ज्ञान है। उसी तरह के व्यक्ति ज्योग्राफी के थे, उन्होंने पूछा कि भारत में सबसे ज्यादा बर्फ किधर गिरती है? तो बच्चा बोलता है दारू के गिलास में, है ना। पूछा सवाल क्या है और जवाब क्या क्या दे रहे लोग ना। इसे ज्ञान कहता हूं मैं, ये नॉलेज है। इसमें हंसी मजाक कुछ भी हो सकता है, लेकिन कामयाबी किससे आएगी? विशेष ज्ञान से आएगी ना, सही नॉलेज से आएगी। तो 4 चीजें लिखी मैंने यहाँ पे, हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन, पैसेज, डीप नॉलेज। ये चारों चीज होने के बावजूद भी हो सकता है हम फेल हो जाए। शब्दों पे गौर करें, मेरे हाथ में बहुत काम की बात बता रहा हूं मैं आपको। इस सब कुछ होने के बाद भी हो सकता है हम फेल हो जाएं, लेकिन जब जब आप फेल होंगे तब एक बात आपको याद रखनी है, वो है बिलीव, यानी कि भरोसा। जब लगे कि मैं गिर गया हूं ना, या मैं नहीं कर पाया, या फेल हो गया, तो विश्वास करना है ना। विश्वास कैसा? एक यात्रा है, मान लीजिए मुंबई से एक फ्लाइट निकली अमेरिका के लिए। उस फ्लाइट में बहुत से लोग बैठे थे, 200 साथी थे उसमें, और उसमें छोटी सी बच्ची भी बैठी थी, किताब पढ़ रही थी उसमें, और पंडित महाराज जी भी उनके बगल में बैठे हुए थे, है ना। महाराज जी के साथ बच्ची बैठी है, और कुछ 15-20 मिनट बाद जब हवाई जहाज हवा में था तो एक अनाउंसमेंट हुआ कि इस प्लेन का इंजन फेल हो गया है। अनाउंसमेंट क्या हुआ? प्लेन का इंजन फेल हो चुका है, पर डरने की बात नहीं है। हम दूसरा इंजन हमारे पास, हम सही लैंड करेंगे। लेकिन यात्री तो घबरा जाता है ना, और अभी अभी हमारे देश में हादसा मान लीजिए, तो डर तो बहुत लगता है अगर कुछ सुनने मिल जाए तो इस प्लेन में एक सीन था, जब अनाउंसमेंट हुई कि यहाँ थोड़ा सा चेहरे पास है, और लेकिन हम उसको ठीक करने में लगे, हम ठीक ठाक लैंडिंग करेंगे, चिंता मत करिए। लेकिन सारे लोग चिंता में थे ना, सारे लोग। पर एक बच्ची जो 5 साल की बैठी थी, किताब पढ़ रही थी, वो एक काम कर रही थी, किताब खोलती थी, कुछ तो पढ़ते थे, हंसते थे, किताब बंद करके मुस्कुराते थे, फिर 2 मिनट किताब खोलते थे, हंसते थे, बंद करते थे, फिर किताब पढ़ते थे, हंसते थे, किताब बंद करते थे। ये सीन को बगल में बैठे हुए महाराज जी देख रहे थे। वो कह रहे थे कि सारे लोग चिल्ला रहे ना, से बचा लो हमको, ध्यान करो, कुछ तो करो, ऐसा वैसा, ये वो, सब चिंता और टेंशन में। तो उस प्लेन के अंदर सुनने के बाद जब घटना घटी ऐसी, जब मालूम पड़ा कि कुछ दिक्कत आ गई प्लेन में, लेकिन एक बच्ची हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, मस्ती कर रही थी। तो महाराज जी को रहा नहीं गया, उन्होंने पूछ लिया, बेटा आप एक बात बताओ हमको,
आपको पता है कि प्लेन में कुछ गड़बड़ है? बोलती हाँ पता है। बोले फिर भी आप इतना हंस मुस्कुरा कैसे रहे हो? वो बोलती है कि मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है कि इस प्लेन के जो पायलट है ना, जो इस प्लेन को चला रहे हैं, वो हमें बचा लेंगे। बोले इतना भरोसा कैसे आपको? बोलते कि वो मेरे पापा हैं, इस प्लेन को चला रहे हैं। कौन है? मेरे पिताजी इस प्लेन को चला रहे हैं। मुझे यकीन है कि आपको बचाए या ना बचाए, मुझे बचाने के लिए इस प्लेन को सही सलामत लैंड तो वो जरूर करेंगे ही करेंगे। यानी उस बच्चे के पास मुस्कुराहट का राज क्या था? विश्वास, भरोसा। किस पे? अपने पिता पे। तो हम सबके लिए भी प्लान के रूप में पिता है। जिस तरीके से हम अपने संसार में, चाहे हम किसी भी धर्म से आते हो, हम जिस भी भगवान को मानते हो, क्या है? विश्वास है ना। तो आप अपने अपलाइन पे, अपने परिवार पे, आपके ईश्वर वल्लाह पे भरोसा करिए कि वो आपके लिए है। वो आपको मुसीबत में छोड़ेगा नहीं ना। एक इंजन फेल क्यों ना हो जाए, मैं तो कहता हूँ ईश्वर पे भरोसा इतना होना चाहिए, सारे इंजन फेल हो जाए तब भी बचा लेगा आपको ना वो। ऐसा होता है और हुआ ना। उस प्लेन क्रैश में क्या हुआ? एक आदमी बचा, सारे मर गए पर एक तो बचा ना। क्यों? कोई ना कोई ताकत तो है, कोई ना कोई शक्ति तो थी। तो भरोसा अगर आप करेंगे तो आपके पास भी कामयाबी अच्छी आ सकती है और बड़ी आ सकती है। खाली धैर्य बनाए रखना होगा। टारगेट और गोल, जिसे हम फील्ड भी कहते हैं बार बार, सबसे बड़ा टीचर वही होता है। सतीश पंडित जी एक बात कहते थे कि ना मिला तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे, यूं ही